जयपुर में कैब ड्राइवरों की बढ़ती शिकायतें। बुकिंग के बाद यात्रियों को परेशान कर रहे कैब ड्राइवर अतिरिक्त किराया नहीं देने पर राइड कैंसिल करने का दबाव बनाते और राइड कैंसिल नहीं करने पर फोन पर करते अभद्रता। कार्रवाई नहीं होने से बढ़ती जा रही कैब ड्राइवर्स की ये अभद्रता और कई बार तो गाली गलौज कर अनहोनी की भी धमकियां देते हैं और इस तरह के दर्जनों मामले आ चुके आरटीओ और जिला प्रशासन के पास में। तो ये कैब ड्राइवर्स जो एक्स्ट्रा रुपए मांगते हैं और लगातार जयपुर में इस तरह की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। कैब ड्राइवर्स को लेकर ये शिकायतें बढ़ती हुई। बुकिंग के बाद यात्रियों को परेशान कर रहे कैब ड्राइवर अतिरिक्त किराया नहीं देने पर राइड कैंसिल करने का दबाव बनाते हैं और राइड कैंसिल नहीं करने पर फोन पर अभद्रता करते हैं। कार्रवाई नहीं होने से बढ़ती जा रही है कैब ड्राइवर्स की ये अभद्रता। कई बार तो गाली गलौज कर अनहोनी की भी धमकियां देते हैं और इस तरह के दर्जनों मामले आरटीओ और जिला प्रशासन के पास में अभी तक आ चुके हैं और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जयपुर में। जल्द फाइल करें आयकर रिटर्न। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई तक फाइल कर सकते रिटर्न। माह के पहले हफ्ते तक 1 करोड़ से भी कम आयकर रिटर्न हुई फाइल। बचे 17 दिन में 6 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को निपटाना होगा काम। आखिर तारीख चूकने पर लेट फीस देनी होगी और बकाया टैक्स पर ब्याज भी लगेगा, वो अलग से। देश में 10 करोड़ 28 लाख रजिस्टर्ड आयकर दाता, इनमें से औसतन 7 करोड़ हर साल इन टैक्स रिटर्न करते फाइल। अब तक सिर्फ 99,20,000 करदाताओं ने फाइल किया है रिटर्न। करदाताओं को इस साल भी सरकार से तारीख बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कोविड और तकनीकी बाधाओं से सिस्टम के उबरने से ऐसी उम्मीद कम है, क्योंकि पहले कोविड हुआ, तकनीकी प्रॉब्लम्स हुई तो तारीखें आगे बढ़ाई गई, लेकिन इस बार ये उम्मीदें कम नजर आ रही हैं और इसीलिए जल्द फाइल करें आयकर रिटर्न। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई तक फाइल कर सकते रिटर्न। माह के पहले हफ्ते तक 1 करोड़ से भी कम आयकर रिटर्न फाइल हुआ। बचे हुए 17 दिन में 6 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को निपटाना होगा काम और आखिर तारीख चूकने पर लेट फीस देनी होगी और बकाया टैक्स पर ब्याज भी लगेगा, वो अलग से। देश में 10 करोड़ 28 लाख रजिस्टर्ड आयकर दाता, इनमें से औसतन 7 करोड़ हर साल इन टैक्स रिटर्न करते फाइल। अब तक सिर्फ 99,20,000 करदाताओं ने रिटर्न फाइल किया है। करदाताओं को इस साल भी सरकार से तारीख बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कोविड और तकनीकी बाधाओं से सिस्टम के उबरने से ऐसी उम्मीदें अब कम हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा का रात्रि भोज। एनडीए के रात्रि भोज में विपक्ष को बुलाने की तैयारी। विपक्षी एकता को एक और झटका देने की तैयारी में है भाजपा। 16 जुलाई को जेपी नड्डा एनडीए नेताओं को रात्रि भोज दे रहे हैं। रात्रि भोज में मुर्मू को समर्थन देने वाले दलों को भी बुलाने पर विचार है। शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र पर बुलाई है सर्वदलीय बैठक और इसी दिन शाम को 7 बजे जेपी नड्डा भोज देंगे। टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, जेएमएम और कुछ क्षेत्रीय दलों को भी बुलाया जा रहा है। भोज से पहले राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, तो ये भोज बुलाया जाएगा और इस भोज में विपक्ष को बुलाने की भी तैयारी हो रही है। तो राष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा का ये रात्रि भोज, एनडीए की रात्रि भोज में विपक्ष को बुलाने की तैयारी। तो विपक्षी एकता को एक और झटका देने की तैयारी में है भाजपा। 16 जुलाई को जेपी नड्डा एनडीए नेताओं को रात्रि भोज दे रहे हैं। रात्रि भोज में मुर्मू को समर्थन देने वाले दलों को भी बुलाने पर विचार है। शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसी दिन शाम को 7 बजे जेपी नड्डा भोज देंगे। टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, जेएमएम और कुछ क्षेत्रीय दलों को भी बुलाया जा रहा है। भोज से पहले राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन? जानकार सूत्रों ने दिए संकेत।
विपक्ष गैर कांग्रेसी को बना सकता है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और इसके लिए विपक्ष कर रहा गैर पक्षपातपूर्ण उम्मीदवार की तलाश। इसके लिए पिछले हफ्ते शरद पवार के आवास पर बैठक हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी, एडी सिंह ने पहले दौर की बातचीत की थी, लेकिन उपराष्ट्रपति को लेकर ममता की दिलचस्पी नहीं होने से विपक्ष हैरान है। वहीं भाजपा भी उम्मीदवार घोषित करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में भाजपा के पास में बहुमत है और इसलिए भाजपा को कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है कि जल्द से जल्द नाम वो घोषित करे। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा? जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं कि विपक्ष गैर कांग्रेसी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकता है। इसके लिए विपक्ष कर रहा गैर पक्षपातपूर्ण उम्मीदवार की तलाश और इसके लिए पिछले हफ्ते शरद पवार के आवास पर बैठक हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी, एडी सिंह ने पहले दौर की बातचीत की, लेकिन उपराष्ट्रपति को लेकर ममता की दिलचस्पी नहीं होने से विपक्ष खुद हैरान है। वहीं भाजपा भी उम्मीदवार घोषित करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में भाजपा के पास बहुमत है। ब्रिटेन पीएम पद के लिए ऋषि सुनक सबसे आगे। सुनक के साथ एक और भारतवंशी सुएला ब्रेवरमैन दौड़ में। सुनक को हेल्थ सेक्रेटरी स्टीव बार्कले ने समर्थन दिया है। बतौर वित्त मंत्री के रूप में सरकार का राजस्व बढ़ाया ऋषि ने। इन्हीं सफल नीतियों की वजह से सुनक का समर्थन बढ़ता जा रहा है। समर्थन बढ़ता देख घबराए हुए सुनक के प्रतिद्वंदी उन्हें रोकने के लिए पुराने वीडियो के जरिए व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं उनके प्रतिद्वंदी। वहीं ब्रिटेन का सट्टा बाजार भी ऋषि सुनक को बता रहा है पहली पसंद। तो सट्टा बाजार भी कह रहा है कि ऋषि सुनक पहली पसंद हैं। वहीं ब्रिटेन पीएम पद के लिए ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। सुनक के साथ एक और भारतवंशी सुएला ब्रेवरमैन भी दौड़ में है। सुनक को हेल्थ सेक्रेटरी स्टीव बार्कले ने समर्थन दिया है और बतौर वित्त मंत्री के रूप में सरकार का राजस्व ऋषि ने बढ़ाया और इन्हीं सफल नीतियों की वजह से सुनक का समर्थन बढ़ता जा रहा है। समर्थन बढ़ता देख घबराए हुए सुनक के प्रतिद्वंदी उन्हें रोकने के लिए पुराने वीडियो के जरिए व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं उनके प्रतिद्वंदी। वहीं ब्रिटेन का सट्टा बाजार भी ऋषि सुनक को पहली पसंद बता रहा है। लोकसभा की तैयारी को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्रियों पर लोकसभा की हारी सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी। यूपी की 14 सीटों पर जीत के लिए केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी। सपा, बसपा, कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर जीत के लिए 4 समूह बनाए। 14 सीटों पर जीत के लिए 4 समूह बनाए गए। इनका प्रभारी केंद्रीय मंत्रियों को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर सीट का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जिम्मा। रायबरेली, मऊ घोसी, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर सीट की जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और मैनपुरी सीट की जिम्मेदारी। जौनपुर, गाजीपुर, लालगंज का जिम्मा रहेगा केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पास में। तो ये जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंपी गई हैं और इसके लिए 2024 लोकसभा की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्रियों पर लोकसभा की हारी सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी। यूपी की 14 सीटों पर जीत के लिए केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी है ये जिम्मेदारी। सपा, बसपा, कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर जीत के लिए 4 समूह बनाए हैं। 14 सीटों पर जीत के लिए 4 समूह बनाए गए। इनका प्रभारी केंद्रीय मंत्रियों को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर सीट का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जिम्मा दिया। तो वहीं रायबरेली, मऊ घोसी, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर सीट की जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और मैनपुरी सीट की जिम्मेदारी। जौनपुर, गाजीपुर, लालगंज का जिम्मा रहेगा केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पास में। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा के खुलासे के बाद हंगामा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर दिए बयान से ये हंगामा। पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक टॉक शो के दौरान कहा, भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बुलाने पर
वे भारत गए थे। यहां उन्होंने कई खुफिया जानकारियां जुटाई जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को सौंप दिया था। इन जानकारियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता था। अब भाजपा ने अंसारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। हालांकि अंसारी ने बयान जारी कर अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया और कहा, सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जिन विदेशी गणमान्य लोगों को न्योता भेजता है उसकी लिस्ट सरकार ही तैयार करती है। उन्होंने खुद कभी पाकिस्तानी पत्रकार को न्योता नहीं दिया। मैं पाकिस्तानी पत्रकार से कभी नहीं मिला। भाजपा मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है, हामिद अंसारी का यही कहना। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा के खिलाफ के खुलासे के बाद ये हंगामा हुआ है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर बयान दिया और इससे ये हंगामा हुआ। पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक टॉक शो के दौरान कहा, भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बुलाने पर वे भारत गए थे। यहां उन्होंने कई खुफिया जानकारियां जुटाई जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को सौंप दिया था। इन जानकारियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता था और अब भाजपा ने अंसारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। हालांकि अंसारी ने बयान जारी कर अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया और कहा कि सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जिन विदेशी गणमान्य लोगों को न्योता भेजता है उनकी लिस्ट सरकार ही तैयार करती है। उन्होंने खुद कभी पाकिस्तानी पत्रकार को न्योता नहीं दिया। मैं पाकिस्तानी पत्रकार से कभी नहीं मिला। भाजपा मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। इंग्लैंड बनाम भारत वनडे सीरीज 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम को 5:30 बजे से। पहले मैच में 10 विकेट से आसान जीत से भारत के हौसले बुलंद हैं। आज जीते तो सीरीज पर कब्जा कर लेगा भारत। पहले मैच में बुमराह की अगुवाई में तेज गेंदबाजों ने तूफानी प्रदर्शन किया। एक तरफा जीत के बाद प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम। कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाकर आलोचकों का मुंह बंद किया। हालांकि ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे विराट कोहली के खेलने पर संशय अभी भी बरकरार है। दूसरी ओर इंग्लैंड के पास बटलर, रूट, स्टोक्स, बेयरस्टो, लिविंगस्टोन जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं। पहले मैच में फ्लॉप शो के बाद वापसी का प्रयास करेगी इंग्लैंड टीम। तो पहला मैच तो फ्लॉप रहा, उनके लिए जीत नहीं मिली, लेकिन वापसी के लिए अब एक बार फिर से संघर्ष इंग्लैंड करेगा। इंग्लैंड बनाम भारत वनडे सीरीज 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम को 5:30 बजे से। पहले मैच में 10 विकेट से आसान जीत से भारत के हौसले बुलंद हैं। आज जीते तो सीरीज पर कब्जा कर लेगा भारत। पहले मैच में बुमराह की अगुवाई में तेज गेंदबाजों ने तूफानी प्रदर्शन किया। एक तरफा जीत के बाद प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम है। कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाकर आलोचकों का मुंह बंद किया। हालांकि ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे विराट कोहली के खेलने पर अभी भी संशय बरकरार है। दूसरी ओर इंग्लैंड के पास में बटलर, रूट, स्टोक्स, बेयरस्टो, लिविंगस्टोन जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं। पहले मैच में फ्लॉप शो के बाद वापसी का प्रयास इंग्लैंड टीम जरूर करेगी। बाढ़ और बारिश से जूझ रहे देश के अधिकतर राज्य, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बिगड़े हालात। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाकों में मानसून सक्रिय। तेलंगाना में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी, तो कर्नाटक में बाढ़ बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत। अगले 24 घंटे में सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट। 31,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो डांग, नवसारी, वलसाड़, गिर सोमनाथ में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 2 दिनों तक लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। तो महाराष्ट्र के पालघर, पुणे, नासिक, सतारा में बारिश का रेड अलर्ट। नदियां उफान पर, ठाणे, नवी, मुंबई, रायगढ़ क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो जहां सौराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थितियां हैं। देश के अधिकतर राज्य बाढ़ और बारिश से जूझ रहे हैं। मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बिगड़े हालात हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाकों में मानसून सक्रिय है। तेलंगाना में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी। कर्नाटक में बाढ़ बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हुई है।
अगले 24 घंटे में सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है। 31,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। डांग, नवसारी, वलसाड़, गिर और सोमनाथ में भारी बारिश की चेतावनी है और अगले 2 दिनों तक लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई है। तो वहीं महाराष्ट्र के पालघर, पुणे, नासिक, सतारा में बारिश का रेड अलर्ट। नदियां उफान पर, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।